हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन भाग 2। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक कल से हमने स्टार्ट किया था सहायक बहियां। तो जर्नल की जो सहायक बहियां होती है उनमें क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और मुख्य रोजनामचा और सबसे मुख्य बही होती है वह होती है रोकड़ बही। स्टूडेंट्स, कल हमने रोकड़ बही बनाना कल से शुरू किया। रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब एक स्तंभीय रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक द्विस्तंभीय रोकड़ बही, ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और चौथी होती है खुदरा रोकड़ बही। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एक स्तंभीय रोकड़ बही मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक या जिसको हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं वो बनाना हमने सीखा था। कल 2-3 क्वेश्चन हमने किए सिंपल कॉलम कैश बुक के और आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। कैश बुक मतलब रोकड़ बही जिसमें समस्त नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष लेफ्ट हैंड साइड पर और क्रेडिट पक्ष राइट हैंड साइड पर होता है। डेबिट पक्ष को हम प्राप्ति पक्ष बोलते हैं और क्रेडिट पक्ष को भुगतान पक्ष बोला जाता है। वास्तविक खाते का एक रूल है वो रोकड़ आती है तो वस्तु आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट, और रोकड़ एक वास्तविक खाते की श्रेणी में आती है, इसलिए जब भी व्यापार में रोकड़ आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। मतलब प्राप्ति मतलब आना ये डेबिट और भुगतान मतलब जाना ये क्रेडिट होता है। तो जब भी हम रोकड़ खाता बनाएंगे उसके डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियों का लेखा होगा और उसके क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाएगा। बच्चों, कल हमने ये रोकड़ बही में देखा था कि हस्तस्थ रोकड़ या कैश इन हैंड या ओपनिंग बैलेंस से रोकड़ खाते की शुरुआत होती है और अंत में कैश जो बैलेंस है महीने के अंत में रोकड़ से अंत होता है उसका। रोकड़ बही की एक और विशेषता है कि इसका हमेशा डेबिट शेष ही होता है, मतलब प्राप्ति पक्ष आपको हमेशा बड़ा मिलेगा क्योंकि जितनी रोकड़ होगी उतना ही आप भुगतान कर पाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विस्तंभीय रोकड़ बही मतलब डबल कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में देखा था कि अमाउंट के लिए दोनों साइड में दोनों पक्ष मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में केवल एक ही कॉलम था अमाउंट का। आज हम द्विस्तंभीय रोकड़ बही मतलब अब अमाउंट के लिए 2 कॉलम होंगे, मतलब जो राशि जो लिखी जाएगी, पैसे जो लिखी जाएंगे उसके लिए 2 कॉलम होंगे। डेबिट में भी 2 कॉलम होंगे और क्रेडिट में भी 2 कॉलम होंगे। अब ये 2 कॉलम कौन से होंगे? तो एक तो कल वाला ही अमाउंट वाला मतलब कैश वाला कॉलम और दूसरा कॉलम उसके साइड में बन जाएगा बैंक वाला कॉलम। क्योंकि आज के समय में अधिकांश जो व्यवहार हैं व्यापारियों के द्वारा बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है, चेक के माध्यम से भुगतान लिया जाता है और इसी कारण से अधिकांश ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से होने के कारण कैश बुक में एक कॉलम बैंक का भी होता है। बैंक से जितने भी व्यवहार होते हैं चेक के थ्रू होते हैं, उन समस्त व्यवहारों का लेखा बैंक वाले कॉलम में किया जाता है। उसमें भी लेखा करने का वही रूल है जो हम कैश वाले कॉलम में करते हैं कि जैसे रोकड़ आते हैं तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट, उसी प्रकार से बैंक में पैसा जमा किया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में पैसा कहीं से भी यदि आएगा तो बैंक खाता डेबिट होगा और आपके बैंक अकाउंट में से कहीं से भी यदि पैसा कट रहा है तो वो बैंक खाता आपका क्रेडिट हो जाएगा। दोनों में रूल सेम है, बस हमें देखना है कि ये बैंक से रिलेटेड है या नगद से रिलेटेड है। नगद से रिलेटेड है तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे और बैंक से रिलेटेड है तो उसे हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। बस इतना सा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होता है कुछ मूलभूत बातें बताई गई है कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है ना। हम एक जमा पर्ची भरते हैं और जमा पर्ची काउंटर पर देते हैं, वो हमें उसका जो काउंटर स्लिप है वो दे दिया जाता है। दूसरा होता है चेक के माध्यम से जमा किया जाता है, भुगतान भी चेक के माध्यम से होता है। व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को चेक देता है। चेक का मतलब होता है बैंक को आदेश दिया जाता है कि चेक में लिखी हुई राशि संबंधित व्यक्ति को भुगतान की जाए। अब चेक 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो बेरर चेक होता है। बेरर चेक मतलब
जो व्यक्ति उस चेक को लेकर के जाने वाला है उसको उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। और दूसरा अकाउंट पेई चेक होता है जिसको हम रेखांकित चेक बोलते हैं। चेक में लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर 2 लाइन ऐसी खींच दी जाती है, तिरछी लाइनें, और उसके बीच में अकाउंट पेई ओनली लिख दिया जाता है। उसके बाद में आपने जहाँ चेक में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है तो बैंक उस व्यक्ति के अकाउंट में ही वो पैसा भुगतान करेगी, उसको काउंटर पर कैश नहीं करेगी। ये होता है सिंपल और रेखांकित चेक में अंतर। और भी ये देखिए यहाँ पर एक आपको आपके सामने एक तो ये जमा पर्ची है। जमा पर्ची ये धुंधली दिख रही है, मैं आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। बैंक में जब हम पैसा जमा करने जाते हैं तो एक जमा पर्ची भरते हैं। वो इस साइड में हमें डेट लिखना पड़ता है, अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, हमारा नाम लिखना पड़ता है, और आप जो चेक जमा कर रहे हो चेक का सीरियल नंबर, डेट, कौन सी बैंक का है, ये सब लिखना पड़ता है इधर भी और इधर भी। और यहाँ से ये काउंटर फाइल होती है जो फाड़ कर वो हमें दे देते हैं। इसी प्रकार से चेक का प्रारूप दिया गया है। ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है, सबसे पहले ऊपर डेट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको इसको भर के दिखाऊं कि किस प्रकार से चेक भरा जाता है। तो जैसे मान लो आज की तारीख में मैं चेक बना रहा हूं, तो आज की तारीख में चेक क्या है, आज तारीख कौन सी है, आज हो गई 17 अगस्त 2022। ठीक है, चेक में कभी भी कोई ओवर राइटिंग काम नहीं करती है, आपको क्लियर अक्षर में लिखना पड़ेगा। आपने 17 अगस्त 2022 को यहाँ डेट लिख दी। पे मतलब आप किसको भुगतान करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी को, जिसको भी भुगतान करना चाह रहे हो, किसी भी फर्म को भुगतान करना चाह रहे हो, तो आप उस फर्म का नाम लिखेंगे, व्यापारी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम कोई से भी फर्म का नाम लिख देंगे या किसी भी व्यक्ति का नाम यदि हम लिखेंगे तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया, मतलब इसको हमें पे करना है, इसको हम भुगतान कर रहे हैं। कितनी राशि आप दे रहे हो, मान लो इसको आप 50,000 रुपए दे रहे हो, तो यहाँ जो बॉक्स बना है इस बॉक्स के अंदर आप 50,000 रुपए लिख करके ऐसी आड़ी लाइन खींच करके इस प्रकार से आप राशि लिखेंगे। ये मैं चेक लिखने का तरीका बता रहा हूँ। रुपीस में अब यहाँ पर मान लो आप रुपए लिख रहे हैं तो लिखिए रुपए 50,000 रुपए मात्र। ये इस प्रकार से हम आप इसमें आगे ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इसके आगे और कुछ भी नहीं लिख सके। मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स रुपए 50,000 रुपए मात्र, ये तारीख और यहाँ 50,000 रुपए अमाउंट में लिख दिए। ये हो गया बेरर चेक। अब हमने और यहाँ पर क्या होता है, जो भी अकाउंट जो अकाउंट होल्डर होता है उसका सिग्नेचर होता है, यहाँ लिखा रहता है सिग्नेचर, है ना। तो यहाँ पर जो भी वो सिग्नेचर करता है वो उसके सिग्नेचर हो जाते हैं। क्लियर, ये सिग्नेचर हो गए, ये अमाउंट हो गया, ये डेट हो गया, जिसको भुगतान किया जाए उसका नाम हो गया, यहाँ हमने शब्दों में लिख दिया या अंकों में लिख दिया। अब ये बेरर चेक है। ऐसा चेक यदि बैंक में ले जाया जाएगा तो बैंक उसको काउंटर पर ही कैश कर देगी। मतलब मान लो कोई भी व्यक्ति को ये चेक मिला तो वो मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स बन के वो चेक राशि ले लेगा। लेकिन ये 2 प्रकार से होता है, एक तो बेरर मतलब ये काउंटर पर ही कैश हो जाएगा, लेकिन इसको यदि हमें रेखांकित करना है, मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो कॉर्नर है यहाँ पर हम ऐसी 2 आड़ी लाइन खींच देंगे और उसके नीचे हम लिख देंगे अकाउंट A/C अकाउंट पेई ओनली, ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद में ये चेक जब बैंक में जाएगा तो बैंक ये 50,000 रुपए इस मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर करने वाली है।
उसको काउंटर पर कैश नहीं देगी, ये सीधे उसके खाते में बैंक ट्रांसफर कर देगी। तो ज्यादा सुरक्षित रेखांकित चेक होता है, क्योंकि बैरर चेक मान लो किसी के जेब से गिर गया, हाथ से गिर गया, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया, तो वो बैंक में जाकर के पैसा निकलवा सकता है। तो ये जो अकाउंट पे चेक जो होता है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। ये चेक लिखने का तरीका होता है। तो ये चेक के माध्यम से भुगतान भी किया जाता है, चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त भी किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको नमूना बताया कि किस प्रकार से चेक भरा जाता है भारतीय स्टेट बैंक का। बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, ये सभी लेन देनों के अलग अलग रूल्स है। अभी मैंने बता दिए कि जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो डेबिट होता है, बैंक से पैसा निकाला जाता है तो क्रेडिट होता है। देखिए ये यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, जो मैंने अभी तिरछी लाइन खींची थी ना कॉर्नर पर, वहां लिखा रहता है A/C पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली। ठीक है, अब डबल कॉलम कैशबुक का मैं आप लोगों को प्रारूप बता देता हूँ, प्रोफार्मा बता देता हूँ। ये देखिए प्रोफार्मा आपके सामने है। रोकड़ बही, डेबिट साइड प्राप्तियां और क्रेडिट साइड भुगतान। वही का वही कॉलम है, दिनांक, विवरण, बही खाता, पृष्ठ संख्या, रोकड़ और बैंक। जब हमने सिंगल कॉलम बनाई थी तो वहां रोकड़ का ही कॉलम था। अब यहाँ पर डबल कॉलम में मतलब एक कॉलम कौन सा जुड़ गया, बैंक का कॉलम जुड़ गया, डेबिट में भी और सेम इधर भी क्रेडिट में भी बैंक का कॉलम जुड़ गया। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, बैलेंस उसी प्रकार से निकाला जाता है जिस प्रकार से निकालना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तीन क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, हाँ। आज हम ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी जो NCERT की जो बुक है उसके अनुसार हम 4th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्ष 2017 के दिसंबर माह के लेन देनों को बैंक स्तंभ रोकड़ बही में दर्शाइए। ठीक है, मतलब डबल कॉलम कैश बुक में दर्शाइए, द्विस्तंभीय रोकड़ बही में दिखाइए। दिसंबर 1 को रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। भाई रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया मतलब व्यापार में रोकड़ आ रही है, मतलब रोकड़ खाता डेबिट, मतलब रोकड़ वाले कॉलम में हम डेबिट में लिखने वाले हैं। फिर बैंक में नगद जमा किया। बच्चों बैंक में नगद जमा करना, इसका दोहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोहरा प्रभाव कैसे पड़ेगा, आपने बैंक में जमा किया तो बैंक में पैसा आया और आपके पास से नगद गया, मतलब आपको डेबिट में भी एंट्री करना है और क्रेडिट में भी एंट्री करना है। डेबिट में पैसा आया, कहाँ आया, बैंक में आया तो बैंक वाले कॉलम में पैसा आया, और आपके पास से गया मतलब नगद पैसा गया तो रोकड़ जाती है तो क्रेडिट वाले कॉलम में, रोकड़ वाले कॉलम में एंट्री होगी। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, दोहरा प्रविष्टि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जब बैंक में पैसा जमा किया जाएगा नगद, और बैंक से पैसा जब निकाला जाएगा, ये दो कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। वहां पर हमें खाता पृष्ठ संख्या में जो कॉलम है उसमें C लिखना पड़ेगा। उससे पता चलता है कि इसकी डबल एंट्री हुई है, मतलब एक ही तारीख में डेबिट में भी एंट्री हुई है और क्रेडिट में भी एंट्री हुई है। इसको जब हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। राहुल से नगद प्राप्त किया डेबिट में। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आपको बताते जाता हूँ। रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया मतलब ये रोकड़ कैश वाले कॉलम में डेबिट होगा। ठीक, बैंक में नगद जमा किया तो ये बैंक वाले कॉलम में डेबिट और कैश वाले कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डबल एंट्री हो गई। डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। राहुल से नगद प्राप्त किया मतलब कैश प्राप्त किया आपने डेबिट साइड में, नगद माल खरीदा आपने भुगतान किया तो कैश वाले कॉलम में क्रेडिट में एंट्री होगी। चेक देकर माल खरीदा मतलब यहां पर आपने माल खरीदा और भुगतान बैंक के माध्यम से किया, इसलिए बैंक वाले कॉलम में। श्याम को नगद भुगतान किया तो कैश वाले कॉलम में, क्रेडिट में।
कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित करी, तो आहरण खाता डेबिट, बैंक खाते से मतलब यहाँ पर बैंक खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। भाई आपको तो देखना है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो बैंक से आ रहा है, बैंक में आ रहा है तो बैंक खाता डेबिट, बैंक से जा रहा है तो बैंक का खाता क्रेडिट, नगद आ रहा है तो रोकड़ खाता डेबिट और नगद जा रहा है तो रोकड़ खाता क्रेडिट। चेक से किराए का भुगतान किया मतलब बैंक खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस ये हमारी हम जब डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार से हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर, हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हम बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही। लंबा पेज लेना पड़ेगा आप लोगों को भी। ठीक, डेबिट साइड में सबसे पहले तो डेट, के बाद में पर्टिकुलर, फिर खाता पृष्ठ, केस का कॉलम और बैंक का कॉलम। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। इसके बाद फिर डेट मतलब दिनांक, उसमें आ जाएगा विवरण मतलब पर्टिकुलर, खाता पृष्ठ और डेबिट और कैश और बैंक। ठीक, अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डेबिट और ये क्रेडिट। डबल कॉलम कैश बुक मतलब द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ठीक है, अब यहां पर डेबिट साइड में पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, उसके बाद में एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है, दो कॉलम, डबल कॉलम मतलब इसको बोलते हैं कि डेबिट में भी डबल कॉलम अमाउंट के और क्रेडिट में भी डबल कॉलम अमाउंट के आने वाले हैं। अब क्रेडिट में आ गए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये दो कॉलम और दो कॉलम क्रेडिट में भी, और इसीलिए इसको हम डबल कॉलम बोलते हैं, मतलब कैश और बैंक का दोनों का। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं यहां लिख देता हूं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले दिया है 1 दिसंबर को 2017 को रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, तो व्यापार में रोकड़ आई 2017 दिसंबर 1 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब टू कैश अकाउंट पे व्यापार में रोकड़ आई। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, कैश लिखा, जबकि ये क्या आना चाहिए यहां पर, टू कैपिटल अकाउंट। भाई रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है तो रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से रोकड़ खाता डेबिट हो रहा है, रोकड़ खाते के डेबिट में आएगा, कितना आएगा, 80,000 रुपए। तो हम रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे 80,000 और बैंक वाला कॉलम में लिख देंगे डैश। रोकड़ आई, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, नगद आ रहा है तो रोकड़ खाते के डेबिट में, बैंक में आ रहा है तो बैंक खाते के डेबिट में, रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाते के क्रेडिट में, और बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखना है।
ये पूंजी के रूप में आया, ये हमने नगद पैसा आया, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, नगद पैसा आया, इसलिए रोकड़ वाले कॉलम में 80,000 लिख दिए। दूसरे नंबर पर क्या है, 4 तारीख को बैंक में नगद जमा कराया 50,000। दिसंबर 4 को बैंक में नगद जमा कराया, क्या एंट्री होगी, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से। मतलब यहां पर बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहां पर हम कौन से कॉलम में एंट्री करेंगे, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 50,000 रुपए, क्योंकि बैंक में पैसा आया। और 2017 दिसंबर 4 को बाय बैंक आपके पास से पैसा गया, नगद पैसा गया, कहां गया, बैंक में गया। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब यहां पर हमें दोनों साइड में सी लिखना पड़ेगा एलएफ वाले कॉलम में, क्योंकि एक ही तारीख में आपने डेबिट में भी एंट्री करी और क्रेडिट में भी एंट्री करी। क्यों, क्योंकि रोकड़ और बैंक का कॉलम आपके इसी अकाउंट में है, तो बैंक में पैसा आ रहा है और नगद पैसा जा रहा है। बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, बैंक में पैसा आया और आपके पास से नगद गया, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तीसरा है 10 तारीख को राहुल से नगद प्राप्त किया, प्राप्त किया मतलब 10 तारीख टू राहुल से नगद प्राप्त किया है कितना, 1,000। अब देखिए नगद प्राप्त किया है मतलब हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में। नगद शब्द आ गया मतलब कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद में 10 के बाद में 15 को नगद माल खरीदा 8,000 रुपए का। 15 तारीख को आपने नगद माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट, कितने का खरीदा, 8,000 रुपए का खरीदा। मतलब नगद माल खरीदा तो नगद से संबंध है उसका, मतलब कैश वाले कॉलम में लिखा हमने 8,000। 22 तारीख को चेक देकर माल खरीदा, अब आया 22 तारीख को भी आपने क्या खरीदा, माल खरीदा, लेकिन यहां पर आपने नगद पेमेंट नहीं किया। आपने माल खरीदा लेकिन नगद पेमेंट नहीं किया, आपने क्या दिया, चेक दिया। आपने चेक दिया मतलब बैंक से पेमेंट किया। ठीक। फिर है 25 को श्याम को नगद भुगतान किया। 25 तारीख को आपने श्याम को नगद भुगतान किया, इसलिए श्याम लिखेंगे। और नगद भुगतान किया है मतलब 20,000 रुपए आपने उसको नगद दिया, इसलिए कैश वाले कॉलम में लिखेंगे हम। नगद दिया मतलब भुगतान, आपको मालूम है प्राप्ति डेबिट में, भुगतान क्रेडिट में। 25 के बाद 30 को कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित करी। 30 तारीख को बाय ड्राइंग कार्यालय उपयोग के लिए निकाली गई। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कार्यालय व्यय। ठीक है, तो कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित करी 2,000 रुपए। मतलब आपके पास से पैसा कहां से गया, बैंक से गया, नगद पैसा नहीं गया, कार्यालय उपयोग के लिए। फिर है 31 को चेक से किराए का भुगतान किया। आपने 31 तारीख को रेंट अकाउंट है ना, किराया भुगतान किया 1,000 रुपए, और काय से भुगतान किया, चेक से भुगतान किया, मतलब बैंक से भुगतान किया। ये हो गया हमारा एंट्री। देखिए आपने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ में पैसा, नगद पैसा आया। 4 तारीख को आपने बैंक में जमा किया तो बैंक में 50,000 आ गया और नगद पैसा आपके पास से चला गया। फिर आपने 4 के बाद में 10 तारीख को राहुल से नगद प्राप्त किया 1,000, तो नगद प्राप्त हो गया 1,000। उसके बाद 15 तारीख को आपने नगद माल खरीदा 8,000 का, आपके पास से नगद पैसा गया। 22 तारीख को आपने माल खरीदा लेकिन चेक से भुगतान किया, मतलब बैंक से 10,000 रुपए भुगतान हो गया। 25 तारीख को आपने श्याम को भुगतान किया नगद, तो 20,000 रुपए नगद पैसा चला गया। 30 तारीख को आपने ऑफिस व्यय के लिए 2,000 रुपए बैंक से निकाले, तो बैंक में से चला गया। और आपने किराया चेक से दिया तो बैंक से 1,000 रुपए चला गया। बस अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बैलेंस निकालना है।
बैलेंस किस प्रकार से निकलेगा, बैलेंस 31 को ही निकलेगा। यहां हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब यहाँ दोनों का बैलेंस आ जाएगा और उसके नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों को लाइन खींच करके डबल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये अब क्या करना है, सबसे पहले तो रोकड़ का बैलेंस निकालेंगे। भाई रोकड़ खाता डेबिट 80 और 81, और इधर कितना है 50, 20, 70 और 8 78,000, मतलब इधर 81 और इधर 78। तो डेबिट पक्ष कितना है, डेबिट पक्ष में 81,000 है और क्रेडिट पक्ष में है 78,000। इसका मतलब डेबिट पक्ष ज्यादा है, कितना ज्यादा रहे, 3,000 ज्यादा है, ठीक है। तो कैश में है 81 और इधर है 78, मतलब यहां पर बैलेंस ले जाया गया, कितना आएगा 3,000, तो टोटल हो जाएगा ये 81,000। क्लियर, ये रोकड़ का हिसाब हो गया। आपके पास में नगद पैसा दिसंबर महीने के अंत में 3,000 रुपए नगद बचा, 81,000 रुपए आया, 78,000 रुपए आपने नगद खर्च किया और महीने के अंत में आपके पास 3,000 रुपए बचे हैं, ये बैलेंस। अब बैंक में आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास बैंक में आया 50,000 रुपए आया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा हुए हैं। उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया, 10, 2, 12 और 1 13,000 रुपए आपने खर्च कर दिया। 13,000 खर्च कर दिए, मतलब 37,000 रुपए अब आपके बैंक अकाउंट में बचे हैं। 37 3 40 और 10 50, आपके बैंक अकाउंट में 37,000 रुपए बचे हैं। अब ये बैलेंस, ये दोनों बैलेंस किसका कहा जाएगा, डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, मतलब आपके पास पैसा है। डेबिट बैलेंस मतलब आपके पास पैसा है। ये 31 दिसंबर वाला जो बैलेंस है कहाँ ले आएंगे हम, 2018 जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्राउट डाउन। आपके पास नगद पैसा 3,000 और बैंक में पैसा है 37,000 रुपए, मतलब आप बोल सकते हो कि टोटल अभी हमारे पास पैसा 40,000 रुपए है। मतलब आपकी जेब में 3,000 रुपए नगद रखे हुए हैं और 37,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दिसंबर एंड में आपकी ये स्थिति थी। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ये है डबल कॉलम कैश बुक, इस प्रकार से बनाई जाएगी। एनसीईआरटी बुक जो है हमारी, उसमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन हमने किया है। ठीक है, इस आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 4 हो गया, अब इसके बाद हम 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। देखिए, निम्न सूचना के आधार पर दिसंबर 2017 के लिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाइए। सबसे पहला दिसंबर 2017 में क्या दिया है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,20,000, वही का वही आएगा। 2017 दिसंबर 1 टू कैपिटल अकाउंट, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 1,20,000, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे डैश।
फिर 3 तारीख को बैंक में नगद जमा कराया 50,000 रुपए। तो यहां पर पहले तो 3 तारीख टू कैश, है ना, बैंक में जमा कराया आपने 50,000, तो टू कैश अकाउंट कहाँ लिखेंगे हम, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी दिसंबर 3 को आपके पास से बैंक में पैसा गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। डेबिट साइड में बैंक में 50,000 आया और क्रेडिट साइड में आपके पास से नगद पैसा गया, बैंक में आया और आपके पास का नगद का पैसा गया। फिर 5 तारीख को सुष्मिता से माल खरीदा 20,000 रुपए का। फिर 5 तारीख को आपने सुष्मिता से माल खरीदा 20,000 का, मतलब यहाँ सुष्मिता का नाम आ रहा है, माल खरीदने की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर नगद शब्द नहीं है, ये उधार व्यवहार है। और रोकड़ बही जो बनाई जाती है इसमें उधार व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता, इसलिए जो 5th नंबर का जो पॉइंट है उसका लेखा हम यहाँ रोकड़ बही में नहीं करेंगे। फिर है 6 तारीख को दिनकर को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। आपने 6 तारीख को दिनकर को माल बेचा, तो यहां पर क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। यहां दिनकर नहीं आएगा। दिनकर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने माल बेचा तो आपको चेक मिला, बैंक खाता डेबिट विक्रय खाते से, या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स, और आपको चेक मिला मतलब आपके बैंक खाते में पैसा आया, ठीक है। इसके बाद में है सुष्मिता को नगद भुगतान किया 20,000। सुष्मिता को आपने नगद भुगतान किया, तो बाय सुष्मिता आपने 20,000 रुपए उसको नगद भुगतान किया, ठीक है। अब यहां पर 14 तारीख को दिया है कि 6 दिसंबर 2017 को जो चेक प्राप्त किया था उसको बैंक में जमा किया। अब देखिए 6 दिसंबर कौन सी तारीख आ गई, 14 तारीख आ गई। तो उसको हम क्या मानेंगे, कैश मानेंगे, है ना। 6 तारीख वाला जो है उसको कैश माना जाएगा। चौदह तारीख को आजकल क्या हो गया है, जैसे होता क्या है भाई, हमें दिनकर ने 6 तारीख को चेक दिया, ठीक है, आज हमें चेक मिला। अब दो कंडीशन बनती है, जो चेक हमें मिला उस चेक को हम आज ही गए बैंक में और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब हमें 6 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए, हमने कैश बुक में एंट्री करी बैंक वाले कॉलम में कि 20,000 रुपए जमा हो गए, बैंक में हम जमा कराए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको चेक मिला, 6 को चेक मिला और आपने उसको बैंक नहीं भेजा, क्योंकि व्यापारी के पास टाइम नहीं रहता, उसने जेब में रख लिया, काउंटर उसमें ड्रॉज में पटक दिया और भूल गया। वैसे जनरली उसी दिन बैंक में नहीं जाता है, व्यापारी 2-3 दिन के बाद ही इकट्ठे चेक लेकर के अपने कर्मचारी को भेजता है। तो आज चेक मिला और उसको 4 दिन के बाद, जैसे अभी 6 को चेक मिला और उस दिन का चेक 14 तारीख को बैंक में जमा कराया, तो आप उसको कैश बुक में किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो उसका एक तरीका कौन सा है कि आप उसको कैश बुक में किस प्रकार से एंट्री करेंगे कि जिस दिन चेक मिला और यदि उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्या लिखेंगे, उसको कैश मानेंगे। ये आपके लिए क्या है, एक प्रकार से कैश है। और इसीलिए यहाँ पर जो कंडीशन है इसको हम सुधार सकते हैं कि ये जो है आपको
6 तारीख को जो चेक मिला था वो चेक नहीं था, वो 20,000 रुपये नगद था। आपने कैश में 20,000 रुपये जोड़ दिए। अब अगला पॉइंट कौन सा आया, 14 तारीख को आपने क्या किया, वो जो चेक था 14 तारीख का जो चेक था वो बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करने पर देखो यहां पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक। और यहां भी आ जाएगा 14 तारीख को बाय बैंक अकाउंट 20,000। बात वही आ रही है। कैसे बात वही आ रही है भाई, यहां पर एक बार 20,000 रुपये जमा हुआ कैश में और 20,000 रुपये यहां माइनस हो गया। मतलब आखिर में क्या बचा, आपके पास बैंक में ही 20,000 रुपये बचा। क्रॉस हो गया ना। अब इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, जैसे आपको मान लो चेक मिला, मैं इसकी जनरल प्रविष्टि बताता हूं। आपको चेक मिला तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 20,000 रुपये। दूसरी एंट्री आपने क्या करी, ये तो हो गई आपकी 6 तारीख को। आप 14 तारीख को एंट्री क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताइए मुझे, ये कैश और ये कैश आपस में क्रॉस हो गया। भाई आपने 20,000 जमा किए और 20,000 रुपये आपने 20,000 डेबिट किया, मतलब जमा हुआ और 20,000 रुपये यहाँ निकल गए। तो ये डेबिट और क्रेडिट आपस में क्रॉस हो गया। तो बचा क्या, बैंक खाता डेबिट विक्रय खाते से, मतलब आपके बैंक खाते में डेबिट हुआ है। और ये देखिए क्या बचा, आपके बैंक वाले कॉलम में 20,000 रुपये बचा है और समरी उसकी वही निकलती है। आप या तो उसको डबल एंट्री करो या फिर आप उसको सिंगल भी मानो, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स बोलता है कि जिस दिन आपको चेक मिला है उस दिन यदि आपने बैंक में जमा नहीं किया है तो उसको उस दिन आप क्या मानेंगे कि आपको कैश मिला। रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, आपने माल बेचा, आपको कैश मिला। फिर 14 तारीख को आपने उस कैश को क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब एक और संशोधन हो गया है, वे रियल में तो वो कैश है ही नहीं, आप उसको कैश किस प्रकार से मान सकते हो, वो तो चेक है। तो उसके लिए क्या एंट्री बोली जाती है कि जैसे आपको 6 तारीख को जो चेक मिला तो आप उसको कैश नहीं मानेंगे, और उसके लिए क्या संशोधन आ गया है कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट मतलब आपको चेक इन हैंड, मतलब आपके हाथ में चेक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने माल बेचा और आपको चेक मिला, ये 6 तारीख को आपने एंट्री कर ली। और 14 तारीख को आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक खाता डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। आप यहां पर लिख देंगे बैंक खाता डेबिट चेक इन हैंड। बात वही आई, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड क्रॉस हो गया, क्या बचा, बैंक खाता डेबिट विक्रय खाते से। आप चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, मतलब चेक इन हैंड लिखो, लेकिन पहले ऐसा लिखा जाता था, कैश जैसा लिखा जाता था। अब संशोधन क्या आ गया है कि अब उसको चेक इन हैंड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है उसको, चेक इन हैंड। तो 6 तारीख को आपको जो पैसा मिला वो क्या है, 20,000 रुपए, वो चेक इन हैंड जनरल एंट्री में इस प्रकार से उसको लिखा जाता है, ठीक है। और जब उसमें हम प्रविष्टि इसमें करने वाले हैं उस समय हमें यहां पर इस प्रकार से एंट्री करना पड़ेगी। आगे है, रानी को माल बेचा 12,000 उधार है, इसकी एंट्री नहीं होगी।
ढुलाई का भुगतान नगद किया 500 रुपए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को फ्राइट मतलब भाड़ा, आपने 500 रुपए नगद भुगतान किया। फिर है 22 को रानी से भुगतान नगद प्राप्त किया 12,000 रुपए, तो टू रानी 12,000 रुपए आपको नगद प्राप्त हुआ। और 27 को कमीशन प्राप्त की 5,000 रुपए, 27 टू कमीशन 5,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ बचा है कैश में एंट्री। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ आहरित करी 2,000 रुपए, मतलब आहरण किया कितनी तारीख है 30 तारीख को। देखिए रोकड़ साइड में टोटल कितना है 1,57,000, 1,20 और 20 40 और 12 1 52 और 5 1 57, 1,57,000 में से हमने 50 20 70 20 90 तो 92,500, 1,57 में से 92,500 माइनस किया तो हमारा जो बैलेंस रोकड़ का कितना बचा 64,500। अब इसी प्रकार से बैंक में कितना है 50 और 20 70,000 रुपए है, मतलब बैंक में कितना पैसा आया 70,000 और गया कितना, कुछ भी नहीं गया है, मतलब ये 70,000 रुपए ही बैलेंस बचेगा। और यही बैलेंस हमारा 2018 जनवरी 1 में टू बैलेंस ब्राउट डाउन लाया गया। 64,500 आपके पास नगद है और 70,000 रुपए बैंक में है। आप ऐसा बोल सकते हो किसी को भी, ये बनाने का क्या उद्देश्य है, तो आप किसी को बता सकते हो कि भैया दिसंबर एंड में या जनवरी 1 में मेरे पास 64,500 रुपए कैश रखा हुआ है और मेरे बैंक अकाउंट में 70,000 रुपए है। 64,500 और 70,000 रुपए, ठीक है। ये आंसर भी हमारा बुक के अंदर दिया गया है। कैश आपका 64,500 और बैंक में 70,000 रुपए रखा हुआ है। इस प्रकार से हमें ये जो डबल कॉलम कैश बुक है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। डबल कॉलम कैश बुक इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक, ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। 4 नंबर और 5 नंबर एनसीईआरटी जो बुक है स्कूल की, मध्य प्रदेश शासन की जो बुक है एनसीईआरटी, उसका 5th नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, डबल कॉलम कैश बुक। आप इनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं।
चलिए, अब हम देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, 6, क्वेश्चन नंबर 6। मैसर्स अंबिका ट्रेडर्स के लिए निम्न लेन देनों को जुलाई 2017 की रोकड़ बही में अभिलिखित कीजिए। जुलाई 2017, 1 जुलाई को रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। यहां लिखेंगे 2017 जुलाई 1 टू कैपिटल अकाउंट। भाई रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया है मतलब 50,000 रुपए कैश आया, नगद आया। फिर है 3 को आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया 30,000 रुपए से। कितनी तारीख को? 3 जुलाई को। भाई आपने बैंक में खाता खोला मतलब यहाँ पर बैंक खाते में पैसा आपने जमा किया, इसका मतलब यही हुआ ना, टू कैश अकाउंट। बैंक में जमा किया आपने 30,000 रुपए और आपके पास से 2017 जुलाई 3 को पैसा गया, बैंक में गया नगद 30,000 रुपए। मतलब बैंक में पैसा आया और आपके पास से बैंक में पैसा गया, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। भाई बैंक में जब जमा करेंगे तो बैंक में पैसा आया 30,000 और आपके पास से नगद गया 30,000। एक हाथ में ले रहे हो, दूसरे हाथ से दे रहे हो, उसका मतलब यही हुआ ना कि ये हाथ एक बैंक वाला है, लेफ्ट हैंड साइड बैंक वाला हाथ है, राइट हैंड साइड कैश वाला हाथ है। तो बैंक में पैसा आ रहा है और ये आप दे रहे हो, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में दे रहे हो। बैंक में पैसा आया और आपने रोकड़ गई, इसलिए बैंक डेबिट हो गया, रोकड़ खाता क्रेडिट हो गया। इसके बाद में 5 तारीख को नगद माल खरीदा 10,000 रुपए का। तो जब आप नगद माल खरीदेंगे, परचेस अकाउंट, तो आपके पास से नगद पैसा जाएगा। नगद भुगतान कर कार्यालय के लिए मशीन खरीदी 5,000 बाय मशीनरी। 5,000 की मशीनरी भुगतान, आपने मशीन खरीदी और भुगतान किया। 15 को रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया 7,000, 15 तारीख को। ठीक है, अब यहां पर आपको 15 को रोहन का चेक मिला और आपने 20 को उसे जमा कराया। ठीक है, तो 15 को जो आपको चेक मिलेगा उसको आप रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया 7,000 रुपए। तो टू सेल्स अकाउंट, इसको हम कैश मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। फिर 18 को नगद विक्रय किया 8,000 का, फिर सेल्स, आपको नगद पैसा मिला। फिर 20 को रोहन का चेक बैंक में जमा कराया, तो 20 टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने इसको जो कैश माना था वो आप 7,000 रुपए वो आप कहाँ जमा कर रहे हैं? उसको आप बैंक में जमा कर रहे हैं। मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी यहाँ पर, इसको हम 20 बाय बैंक अकाउंट, 7,000 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिया। इसके बाद में है 22 तारीख को चेक द्वारा ढुलाई का भुगतान किया 500 रुपए। राइट, चेक द्वारा भुगतान किया मतलब बैंक के माध्यम से भुगतान किया 500। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ का हरण किया 25 को आपने
आहरण किया, ड्राइंग अकाउंट 2000 रुपये, रोकड़ मतलब नगद निकाला, ठीक है, यहाँ लागू नहीं हुआ, काट चेक द्वारा किराए का भुगतान किया 1000, 30 तारीख को आपने 1000 रुपये किराया का भुगतान किया, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्रियां। अब हम 31 को बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक। नगद कितना है, 50, 7, 57 और 8, 65,000 रुपये आपके पास नगद पैसा आया, और गया कितना, 30, 40, 45, 50, 2 52 और 2 54, 54 और 6 5 11,000, मतलब आपके पास में 11,000 रुपये कैश बचा हुआ है। बैंक में कितना पैसा आया, 30 और 7 37,000 रुपये आया, और गया कितना, 1500 रुपये गया, तो 37,000 में से 1500 रुपये गया तो 35,500 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37,000। अब ये आ जाएगा 2017 अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्राउट डाउन, 11,000 रुपये नगद है आपके पास और 35,500 बैंक में है, ठीक। इस प्रकार से ये डबल कॉलम कैश बुक के सवाल जितने भी करेंगे वो कम ही है। बस यहाँ पर आपको एक ये देखना है कि जब भी आप चेक मिले उसी दिन बैंक में जमा हो जाएगा तो आप उसको बैंक वाले कॉलम में लिख दो, और यदि आपको चेक मिला और यदि आपने उसको दूसरे दिन बैंक में जमा किया तो पहले आप उसको कैश मानेंगे और बाद में उसको आप बैंक में जमा करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको 7,000 रुपये का जो चेक मिला उसको आपने कैश माना, फिर 20 तारीख को आपने ये 7,000 रुपये का चेक आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, ठीक। ये एक प्रकार से कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारे 20 तारीख वाली। तो ये डबल कॉलम कैश बुक है, एनसीईआरटी का 6 नंबर का क्वेश्चन है। 11,000 और 35,500 ये हमारा आंसर इसका भी आ गया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए डबल कॉलम कैश बुक वाले। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पक्के होते जाएंगे, उतना आपको ये समझ में आता जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।